Hello, welcome everyone to class 12 history chapter number 2 topic number 4, 5, 6. In the last lecture we were taking topic number 4, but little something were left, so we will be continuing from that and the 5 and 6. Okay, so starting with the concept of divine rulers. देखिए जो डिवाइन रूलर का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो देखिए बताता हूँ कि जैसा मैंने बताया कि मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर्स, ठीक है। समय के साथ उसमें भी प्रॉब्लम्स आई, इश्यूज आई, उनको हम डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। उनका डिक्लाइन हो गया, तो उसके बाद जो लेटर मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, उसमें बहुत सारी किंगडम्स निकली। तो उसमें ऐसे प्रोमिनेंट किंगडम्स कौन सी हैं? एक तो कुषाण डायनेस्टी की किंगडम है, जिसका सबसे बड़ा लीडर जो है, सबसे बड़ा रूलर जो कोई हुआ है वो तनिष्क हुआ है। ये कहाँ थी? जहाँ आज के समय पाकिस्तान में पेशावर है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और किंगडम निकली इंडो ग्रीक पार्थियन रूलर्स की, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा किंग हुआ उसका नाम मिनांडर है, ठीक है। तो मिनांडर जो जगह पर ये रूल कर रही है बेसिकली कहाँ जाकर, जहाँ पाकिस्तान आज के समय पंजाब का एक प्रोविंस है पाकिस्तान, ठीक है, उस इलाके में, ठीक है। फिर इसके अलावा सातवाहन रूलर्स निकले हैं, ठीक है। सातवाहन में सबसे बड़ा रूलर जो हुआ है गौतम बुद्ध शातकर्णी हुआ, उसके बारे में चैप्टर 3 में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ रूल कर रहे हैं? जहाँ पाकिस्तान में आज के समय सिंध का हुआ, सॉरी ये वहाँ रूल कर रहे थे महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। तो पॉइंट इसकी ये सारे रूलर्स जो निकले, इनमें इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ समझने वाली है वो है कुषाणों से जो शुरू हुई है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन, ठीक है, कि वो खुद को, जो वहाँ के रूलर्स थे, खुद को क्या कहते थे? देवपुत्र के नाम से बोलते थे, देवपुत्र, सन ऑफ गॉड के नाम से उसको जो है बोला करते थे। क्यों ऐसा वो कहते थे? खुद को सन ऑफ गॉड क्यों कहते थे? खुद को देवपुत्र क्यों कहते थे? बिकॉज देखिए, अगर एज अ रूलर आपको बहुत लंबे समय तक रूल करना है पब्लिक, तो जनता के ऊपर रूल करना है, तो जनता के अंदर आपके प्रति एक सबमिशन, एक समर्पण का भाव आना चाहिए, ठीक है। और वो क्यों आएगा? तो आप, एक सबसे इजी तरीका है कि जनता सबसे ज़्यादा इंक्लाइन किसकी तरफ होती है? धर्म के प्रति होती है, और धर्म के कर्ता धर्ता कौन है? ईश्वर है। तो अगर एज अ किंग खुद को ईश्वर का बेटा घोषित कर दिया जाए तो जनता की सबमिशन, जनता की समर्पण, जनता की अथॉरिटी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है, क्योंकि जनता खुद को ईश्वर के नीचे समझती है। और अगर इफ समवन क्लेम्स, सम किंग क्लेम्स टू बी अ सन ऑफ गॉड, ईश्वर का बेटा, तो जनता ऑब्वियसली उसके प्रति समर्पित रहेगी। तो ये एक तरीके का जो है नैरेटिव बिल्ड किया गया, ठीक है। इसकी देखिए सबसे पहले शुरुआत उसकी चाइना में हुई थी सबसे पहले, ठीक है। और क्योंकि कुषाण जो रूलर्स थे ये चाइना और वर्ल्ड में जो सिल्क रूट का एरिया था वो पेशावर से होकर निकलता था, और वहाँ पर ये कंट्रोल करते थे, और उसी सिल्क रूट से आने वाली जाने वाली चीज़ों पर टैक्स वसूल करके ये अपनी किंगडम चलाते थे, ठीक है। तो वहाँ से, चाइना से जो कॉइन है उसमें से इनको इंस्पिरेशन मिली क्या? इस कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ देवपुत्र, कॉन्सेप्ट ऑफ सन ऑफ गॉड। तो इसीलिए कुषाण रूलर्स ने जो सिक्के चलवाए उसमें एक तरफ जो है ईश्वर की तस्वीर होती है, दूसरी तरफ उनके रूलर्स की इमेज होती थी, और दे क्लेम दैट दे आर सन ऑफ द गॉड वाई देयर कॉइन्स, और वो कॉइन्स जनता के बीच में जाते थे, और एक ओवर टाइम धीरे धीरे एक नैरेटिव बिल्ड होता था, जनता का समर्पण रूलर की तरफ बढ़ता जाता था। सी, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन रूलर एंड देवपुत्र एंड सन ऑफ गॉड, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न्स के बारे में बात करें तो देखिए, कोई भी एम्पायर बड़ा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होगा, और लंबे समय तक अगर उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम्स और इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो यही मॉडर्न्स के साथ में हुआ। अशोका ने भेरी घोष से पॉलिसी को उठा के धम्म घोष कर दिया, तो ओवर टाइम धीरे धीरे ये हुआ कि वॉर और वॉर की टैक्टिक्स पर जो है मॉडर्न रूलर्स का ध्यान कम गया। तो जब रिवोल्ट होते थे तो वो उसको कंटेन नहीं कर पाए, और इस तरह से साम्राज्य जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया और ज़्यादा
खत्म हो गया और उनके खुद के ही सेनापति जो एक मौर्य रूलर हुए बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी। उनके खुद के सेनापति ने पुष्यमित्र त्रिशुंग ने, और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत इस तरह से की। ठीक है, तो ये आपके हो गए शुंग डायनेस्टी, सातवाहन, डोगरी, कुषाण, सो एंड सो, बहुत सारी डायनेस्टीज इसी मॉडर्न एम्पायर से टूट के निकलती गई, लेटर मॉडर्न एम्पायर्स। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं उसके बाद। देखिए काफी लंबे समय तक लेटर मॉडर्न एम्पायर्स फंक्शन करती रही, लेकिन फिर क्योंकि छोटी छोटी ये किंगडम्स थी और ये छोटी किंगडम्स जो है चल रही थी सामंतों के कंट्रोल से। ठीक है, तो इन किंगडम्स में क्या थे, कोई रूलर अपनी पावर, कोई अपनी वैलर की वजह से वहाँ पर नहीं बैठे थे। उनकी शक्ति का आधार थे उनके सामंत, उनके असिस्टेंट्स, उनके नीचे काम करने वाले लोग, जो कि उस एरिया को, किसी पर्टिकुलर एरिया को करते थे कंट्रोल। ठीक है ना, तो वो सामंत का जो स्ट्रक्चर था उस पर ये पूरे लेटर मॉडर्न एम्पायर बने हुए थे। ठीक है, तो यही सामंतों ने, वैसे एक सामंत आते हैं जिनका नाम है श्रीगुप्त। ठीक है, वो श्रीगुप्त का बेटा फिर एक उसका भी नाम है चंद्रगुप्त। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त ये अलग है। ये गुप्ता डायनेस्टी वाले, वो मौर्य डायनेस्टी वाले। गुप्ता डायनेस्टी वाले चंद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी में दो चंद्रगुप्त हुए, एक तो पहला चंद्रगुप्त द फर्स्ट, श्रीगुप्त का बेटा, और दूसरा बाद में हुआ चंद्रगुप्त द सेकंड, उसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, वो आपके फर्स्ट किंग हैं मौर्यन एम्पायर के। फिर मौर्यन एम्पायर के बाद आई लेटर मौर्यन एम्पायर, उसके बाद आई गुप्ता एम्पायर जिसकी शुरुआत की श्रीगुप्त ने। उनका बेटा था चंद्रगुप्त, जो कि बोला गया चंद्रगुप्त द फर्स्ट, और उसी डायनेस्टी में बाद में आते हैं चंद्रगुप्त द सेकंड, जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य। ठीक है, सबसे पहला लेक्चर जो टाइमलाइन वाला है उसको एक बार याद कीजिएगा, देख लीजिएगा, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी गुप्ता एम्पायर की बर्थ होती है। तो श्रीगुप्त के बेटे जो चंद्रगुप्त द फर्स्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही काम किया। क्या किया कि आसपास के और सामंतों को अपने अंदर कंट्रोल में लेना शुरू किया और धीरे धीरे अपने किंगडम को बढ़ाते चले गए, और अपनी किंगडम को बढ़ाते बढ़ाते फिर वो धीरे धीरे एक एम्पायर में तब्दील हो गई, जिसको भी बोला गया गुप्ता एम्पायर। एशियन इंडियन हिस्ट्री में गुप्ता एम्पायर को गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो बहुत बहुत सबसे ज़्यादा पीक पर पहुंची है। ठीक है, और इसी तरह से इसका एवोल्यूशन होता चला गया, बढ़ता चला गया, और फिर एक टाइम बाद भी 100-150 साल समथिंग में इसका भी एंड हो गया। और फिर उसके बाद लेटर गुप्ता एम्पायर आए, और वो भी उसके बाद फिर आपका राजपूत पीरियड आता है। गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड आपका 300 AD के समवेयर में बैठता है। मौर्यन एम्पायर आपके 300 BC में बैठता है। ठीक, तो इस तरह से टाइमलाइन वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें जो पता चलता है, जो भी हमें नॉलेज है, जो भी जानकारी, उसकी सोर्सेस क्या हैं उनकी नॉलेज के, तो एक तो है पहला पॉइंट्स जो हमें मिले। ठीक है, इसमें मैं हाँ, तो पॉइंट्स जो मिले हैं उनसे हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, प्रशस्तियाँ मिली हैं। इंस्क्रिप्शंस और प्रशस्ति देखो ये हैं क्या। देखो सबसे पहला लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था, मैं इंडस वैली वेल चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर, उसमें मैंने ये बोला था कि जो हिस्ट्री है उस लिखा जाता है सोर्सेस के, एविडेंसेस के बेसिस पर, जिनकी 3 मेजर कैटेगरीज है। सेकंड मैंने बोली थी इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, कोई पत्थर जिस पर कि कुछ संदेश लिख दिया, कोई ऑर्डर लिख दिया किसी राजा ने या किसी और ने, और वो बाद में मिला, तो वो क्या कहलाया, एक ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जिसको बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शन। ठीक है, समझ गए। तो प्रशस्ति भी एक तरीके का इंस्क्रिप्शन ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है। प्रशस्ति लिखी जाती थी किसी की प्रशंसा में, समझ रहे, प्रशंसा यानी तारीफ, यानी किसी को प्रेज करने के लिए। ओके, सो टू प्रेज समवन। ठीक है, ऑब्वियसली कौन लिखेगा, कोई बहुत बढ़िया पोएट या ऐसे लोग किसके लिए लिखेंगे, राजा के लिए लिखेंगे। अब किसी जनरल आदमी के लिए तो ऐसे प्रशस्ति में कोई चीज़ नहीं लिखवा दी जाएगी ना। तो राजा करता क्या था, राजा के लिए, राजा के पैसे से राजा के लिए ये प्रशस्ति लिखी जाती थी। ऐसे इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे जिसमें तारीखें लिखी जाती थी, बाकी सारी चीज़ें लिखी जाती थी। ठीक है, और इन प्रशस्तिस के थ्रू जो है डिफाइन और एक्सप्लेन किया जाता था ये सारा कुछ, कि हमारा राजा ऐसा है, इस तरीके की चीज़ें हैं, सो चीज़ें। ठीक है, तो प्रशस्ति भी इंस्क्रिप्शन का ही पार्ट है, लेकिन बेसिकली इनसे कोई बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं मिलती। क्यों, उसको हम आगे देखेंगे। प्रशस्ति किसी की प्रशंसा के लिए स्पेसिफिकली लिखी जाती है।
इसके अलावा गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें लिटरेचर और टेक्स्ट से उस समय के जो लिटरेचर्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो किताबें हैं जो लिखी गई हैं, उनसे पता चलता है। ठीक है, तो प्रशस्ति क्या है ये मैंने बता दी। व्हाट इज प्रशस्ति क्या है मैंने बता दी। कंट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग हिस्ट्री, तो प्रशस्ति इसका पहले तो हमें ये देखना है कि प्रशस्ति हिस्ट्री को जानने के लिए कितनी और इम्पोर्टेंट है और किस तरह से इम्पोर्टेंट है और किस तरह से इनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, कि हमें प्रशस्ति मिल गई, अब हमें उससे हिस्ट्री के बारे में कुछ पता करना है, तो हम कितना उससे ऑथेंटिकली सही सही पता कर सकते हैं और क्या क्या पता हमें नहीं चल सकता, उसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, टू द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड बिल्डिंग हिस्ट्री आउट ऑफ अ प्रशस्ति। तो सोच के देखो कि एक प्रशस्ति एक कोई किसी खंबे पर या किसी पत्थर पर राजा की तारीफ में किसी पोएट की लिखी हुई कोई खूब लंबी सी कविता हमें मिल गई। ठीक है, एज एन इंस्क्रिप्शन, और फिर उसकी रिसर्च की जा रही है और पता चला कि राजा उस समय ऐसा था, उसने ये काम किए, ये काम किए, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि उस पोएट ने राजा की तारीफ में ही लिखा है, तो चीज़ें बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकता है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो मिला हमें उस बारे में, उस समय के बारे में। अभी तो हमें मान के चलो कोई जानकारी नहीं, लेकिन अब प्रशस्ति मिल गई तो हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली। तो जो इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, वो हमें एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया देती कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोथल के पास एक हमें इंस्क्रिप्शन मिला, एक प्रशस्ति मिली जिसमें कि सुदर्शन वीर के रेस्टोरेशन के बारे में लिखा हुआ, जो कि शक राजा रुद्रदमन ने करवाया था। ये वही लेक है जिसके बारे में पहले चैप्टर में बता चुका हूँ कि ये कंस्ट्रक्ट की गई थी लोथल में, और रुद्रदमन ने उसका जो है रेस्टोरेशन करा, उसको ठीक कराया इसी टाइम पीरियड में, और उसी वक्त के लिए एक प्रशस्ति वहाँ पर रखी गई, लिखी गई और वो हमें मिल गई। तो हमें क्या पता चला कि उस लेक का रेस्टोरेशन किसने कराया? रुद्रदमन ने। अगर ये नहीं मिलती तो क्या हमें पता चलता? नहीं पता चलता, लेकिन मिल गई तो हमें पता चल गया। लेकिन क्या हम उसमें लिखी हर एक बात पर बिलीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो राजा के द्वारा, राजा के सेवक ने राजा की तारीफ में लिखी है, तो हर एक बात उसमें लिखी सही नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत हमें पता चल जाएगी। और यही रिसर्चर्स का काम होता है कि कितना सही और कितना गलत उसको फिल्टर करके निकालना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया प्रॉब्लम से। ठीक है, अब प्लेसमेंट की बात। ये जो प्रशस्ति होती थी वेयर एंड वाई, कहाँ और क्यों लगाई जाती थी, ऑब्जेक्टिव्स उनके क्या थे, कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर उनका किस तरीके का होगा। ठीक है, तो जो प्रशस्ति है वो कहाँ और क्यों लगाई जाती थी। तो तुम सोचो कि तुम राजा हो और अपनी तुम्हारी तारीफ में तुम्हारे एक सेवक ने, एक पोएट ने कुछ बढ़िया सा लिखा है, ठीक है, तो तुम इसको कहाँ रखोगे? अपने कमरे के अंदर? तो उसका क्या फायदा अपने कमरे के अंदर रखने का? तो ये प्रशस्ति बेसिकली कहाँ पर प्लेस की जाती थी? ये ऐसी जगह पर प्लेस की जाती थी जो कि बहुत भीड़ भाड़ वाले होते थे, जो बहुत प्रचलित होते थे, जहाँ पर लोग बहुत सारे आते जाते थे, दूर दूर से देश विदेश से लोग आते जाते थे। ठीक है, तो ये सारी जो है प्रशस्ति वहाँ पर लगाई जाती थी। एग्जाम्पल के लिए एक प्रशस्ति जो कि आपकी बुक में मेंशन है उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। नाम मत भूलना, प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी हरिसेन ने। ठीक है, अब आप बताएंगे कि किस राजा के लिए लिखी गई थी, चैप्टर पढ़ के आपको उसका पता चलेगा। ठीक है, तो हरिसेन ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने चंद्रगुप्त की उसकी राजा की तारीफ के लिए लिखी। ठीक है, कहाँ रखी? प्रयाग में रखी, एक खंबे के ऊपर बड़ा सा, ताकि दूर से आने वाले लोग उसको देख सकें, पढ़ सकें, और उन्हें बताया जा सके कि यहाँ का राजा कितना प्रभावशाली, शक्तिशाली और पहुँचा हुआ है। ठीक है, और इस राज्य की, इस जगह की तारीफ दुनिया भर में दूर दूर तक इसकी ख्याति पहुँचे। इस तरह से इसको रखा जाता था, बड़ा सा किसी पिलर पर या किसी बड़ी से स्ट्रक्चर पर इसको बनाया जाता था, ताकि इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहे। Next, exploiting perception of king among public and the tale of Gantilantu Jadava। ठीक है, तो पहला तो ये कि अब थोड़ा सा समय में आगे बढ़ते हैं, राजाओं को लेके पब्लिक के अंदर क्या परसेप्शन रहता था। राजा खुद को लीडर समझता था, सारी चीज़ें करता है, लेकिन पब्लिक का व्यू राजा को लेके किस तरीके का था, पब्लिक राजा को किस तरह से देखती थी, इसको हमें समझना है और देखना है। तो देखिए, ऐसा है कि पब्लिक का ओपिनियन राजाओं के बारे में उनके समय समय पर बदलता रहा है, लेकिन मोरलेस यही रहता है कि ये टैक्स कलेक्टर्स हैं, हमसे हमारी उपज ले जाते हैं, हमसे हमारी चीज़ें ले जाते हैं, हमें उसके बदले में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, इस तरीके की सारी बातें। तो ये हमें कहाँ से पता चला?
तो ये हमें पता चलता है कि सिद्धांति दंतु जातक नाम से। तो ये क्या है, ये जातक कथाएं जो कि बुद्धिज्म जब प्रोपेगेट हो रहा था, फैल रहा था, उस समय ये जातक कथाएं लिखी गई। तो उसमें से ये जातक कथा है अपनी गंती दंतु जातक के नाम से। वो कहानी हमें क्या बताती है कि एक राजा है, ये सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 2 में, इसको जरूर पढ़िए, इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो एक राजा है जो उसको जानना है कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है। तो वो क्या करता है कि अपना रूप बदलता है, कवर अप करता है, अपने आप को जो है प्रॉक्सी भेष बदलता है और फिर जनता के बीच में जाता है, उनसे इंटरेक्शन करते हुए, बात करते हुए पता चलता है कि जनता की सोच ये है कि रात में चोर और डाकू उनके साथ डकैती जितनी नहीं करते, उससे ज़्यादा दिन के समय में राजा के टैक्स ऑफिशियल्स और बाकी जो ऑफिसर्स हैं वो उनसे डकैती करते हैं, पैसा उनसे ले जाते हैं, उन्हें लूटते हैं। क्यों? किसके नाम पर? राजा के कामों के नाम पर, राजा के आदेशों के नाम पर और टैक्स की वसूली के नाम पर। तो इससे उस राजा को पता चला कि हमारे एरिया में टैक्स इतना ज़्यादा लग रहा है लोगों पर कि लोग हमें डाकुओं से भी बुरा समझते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर समझ की शुरुआत हुई, एक फीडबैक मैकेनिज्म बना, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको क्या बताता है, एक कहानी, एक सोर्स, एक कहानी है गंती दंतु जातक, लेकिन उस समय में राजाओं को लेके जनता के मन में क्या विचार थे ये हमें बता देता है। कहानी सही या गलत हो सकती है, लेकिन उस समय के लोग राजा के बारे में क्या सोचते थे ये हमें इस कहानी से पता चलेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यूज ऑफ आयरन फ्लोइंग, ट्रांसप्लांटेशन एंड एक्सपेंडेड इरिगेशन। तो ये क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाने की स्ट्रेटजीज क्या रही? देखिए भैया, ऐसा है कि कोई भी राज्य उस समय का प्रॉस्पेरिटी अगर होती थी तो किसके बेस पर होती थी? टैक्स के बेस पर होती थी। टैक्स किससे आता था? किसानों से आता था। किसान कैसे पे करते थे? प्रोडक्शन के बेसिस पर करते थे। प्रोडक्शन किस चीज़ का? कल्टीवेशन करने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, और हार्वेस्टिंग कैसे करते थे? खेतों में करते थे। तो अगर किसी तरीके से खेतों में प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए तो किसानों की इनकम भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और उनकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स की आमद भी बढ़ जाएगी। तो मॉडर्न एम्पायर के समय पर इस पर काम किया गया। कैसे काम किया गया? तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि मॉडर्न एम्पायर के समय पर आयरन की जो है डिस्कवरी हो गई थी, और क्या बनाए जा रहे थे? आयरन के इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे थे। तो जो हल होता था, हल यानी प्लो यानी जिससे जमीन जोती जाती है, हल। ठीक है, तो हल के नीचे का जो हिस्सा होता है जो कि जमीन के अंदर जाता है, पहले लकड़ी का बना होता था तो वो ज़्यादा अंदर नहीं जाता था, ज़्यादा डीप में उसकी खुदाई नहीं होती थी, तो बीज भी ज़्यादा अंदर नहीं जाता था और ज़्यादा मॉइस्चर बीज को नहीं मिलता था, तो इसीलिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन आयरन की डिस्कवरी के बाद मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ कि आयरन के जो फ्लेक्स होते थे, आयरन की ऐसी परत हल्के टाइप के बना के, ठीक है, उन्हीं हलों की लकड़ी के पार्ट में उसको साथ में फिक्स कर दिया जाता था। तो इससे होता ये था इफेक्टिवली कि जब हल जुताई करता था, खेत में उसको जो है खुदाई होती थी, तो आयरन के फ्लेक्स की वजह से वो ज़्यादा अंदर तक हल जाता था, ज़्यादा डीप जुताई होती थी, और उस वजह से क्या होता था, ज़्यादा गहरा बीज जाता था। बीज जितना ज़्यादा गहरा गया उतना ज़्यादा उससे मॉइस्चर मिला, उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, उतनी अच्छी जो है जड़, उतनी अच्छी जो है प्लांट, उतनी अच्छी फसल, जितनी अच्छी फसल उतना बढ़िया कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, किसान की भी इनकम बढ़ेगी, और जो है सरकार का टैक्स भी जो है गवर्नमेंट को, राज्य को मिलता था। ठीक है, तो इस तरह से इन स्ट्रेटजीज के थ्रू जो है आयरन का यूज फ्लोइंग में करके जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन की एक नई टेक्निक जो उस समय पर डेवलप की गई। ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक क्या होती है कि जैसे जनरली होता ये है कि खेत है, उसमें बीज लेके सीधे जो है डाल दिया और वो उग जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका होगा। दूसरा तरीका ये है कि हमने किसी और जगह पर बीज को थोड़ा सा उगा लिया, छोटा सा प्लांट हमने खड़ा कर दिया, फिर उस प्लांट को उठा के सीधे हमने खेत में क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। तो यही टेक्निक होती थी ट्रांसप्लांटेशन की। तो धान की खेती, चावल की खेती जो उस समय की जा रही थी, तो उसमें उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक जो है यूज़ करनी शुरू करी, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, और इस मगध की प्रॉस्पेरिटी और मॉडर्न्स की प्रॉस्पेरिटी का रीजन भी यही है। ठीक है, तो
क्या करते थे, धान के खेत में पानी भर देते थे और सीधे धान की रोपाई करने लगते थे, ट्रांसप्लांटेशन करते थे। और इससे जो है क्या होता था कि जो बीज होता था वो डेड नहीं होता था। पहले क्या होता था कि खेत में पानी भर के सीधे बीज डाल देते थे, कुछ उगते थे कुछ नहीं उगते थे, अच्छी फसल नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि ये प्लांट बड़ा हो गया है, पानी के अंदर रहते हुए भी ऊपर रह सकता है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो गया। इसके अलावा एक्सपेंडेड इरिगेशन, मतलब कि दूर दूर के इलाके, दूर दराज के इलाके, खेत और खलिहान, इन सब जगहों तक जो है इरीगेशन की फैसिलिटीज़ पहुँचाई गई, अलग अलग तरीके से पानी पहुँचाया गया, जिससे कि क्या हुआ, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पर बात करेंगे, डिफरेंस रूरल सोसाइटी। तो जो गांव की जो सोसाइटी है उसके डिफरेंसेस हैं, उनमें अंतर क्या था। तो देखिए नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो जो गांव थे उनमें किस तरीके के लोग रहते थे। एक तो छोटे किसान होते थे, कुछ बड़े किसान होते थे। तो जो छोटे किसान होते थे उनके लिए उस समय यूज होता था वर्ड गृहपति, और जो बड़े किसान होते थे उनके लिए वर्ड यूज होता था प्रधान। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया क्या, स्मॉल लैंड होल्डर, ये हो गए लार्ज लैंड होल्डर, ये बड़ी जोत वाले, छोटी जोत वाले, ये हो गए गृहपति, और ये हो गए प्रधान। समझ में आएगा, क्लियर हो गया। अब ये तो नॉर्थ इंडिया की बात, और साउथ इंडिया में कैसा होता था। वेल्लार, वेल्लार करके कम्युनिटी होती थी जिनको बोलते थे लार्ज लैंड होल्डर। जो साउथ इंडिया में लार्ज लैंड होल्डर्स की कम्युनिटी थी उसके लिए वर्ड यूज होता था वेल्लार। ठीक है, और इसके अलावा उस लैंड पर जिसकी मान के चलो खुद की लैंड नहीं है और वो दूसरे के लैंड पर काम कर रहा है, लैंडलेस लेबरर है, ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड होता था वो वर्ड यूज होता था उसवार। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी लोग होते थे जो कि क्या होते थे, स्लेव्स होते थे, दास होते थे, केवल सर्विस का काम करते थे, जो भी टाइटल होता है उसके पास, तो उनके लिए जो वर्ड यूज होता था वो होता था अड़िंग। इस तरह से आपका टॉपिक 5, 4, 5, 6 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और लेक्चर होगा, उसके साथ ही चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। अगर किसी को कोई सवाल, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप ओपन है, आप सीधे मुझे टेक्स्ट कीजिए और आपकी क्वेरी को मैक्सिमम 24 आवर्स में रिजॉल्व